आज का विषय है विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारीय लेखन। पत्रकारिता के कई माध्यम हैं। सभी माध्यमों के अपने अलग अलग लेखन की परंपरा हैं, लेखन के तरीके हैं, लेखन के सिस्टम हैं। इस विषय पर आज का टॉपिक है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की जो शैली है वो बिल्कुल अलग है। जबकि रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखना एक अलग तरह की कला को प्रदर्शित करता है। उनकी जरूरतें भी सबकी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के लिए अलग अलग तरीके को समझना बहुत जरूरी होता है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। पहला विषय आता है प्रमुख जनसंचार माध्यम। कौन कौन से हैं प्रमुख? सबसे पहले सबसे पुराना आता है प्रिंट माध्यम। दूसरा आता है फिर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन। उम्मीद है आप सब नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। हम रोज अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टेलीविजन देखते हैं। आज क्रांति आ गई है, हर कमरे में टेलीविजन है। रेडियो भी सुनते होंगे, कुछ एक लोग एफएम सुनते हैं। अब रेडियो की परंपरा लुप्त सी हो गई है क्योंकि टेलीविजन का। अच्छा, कभी कभार इंटरनेट पर भी हम समाचार पढ़ते हैं। यह भी आज हावी हो चुका है हमारे ऊपर। हमने कभी गौर किया है, क्या आपने कभी गौर किया है कि इन प्रमुख माध्यमों में समाचार के लेखन की जो प्रकृति है, जो समाचार के लेखन का जो तरीका है, उसमें क्या अंतर है? रेडियो भी आपने सुना होगा, टीवी पे भी समाचार आपने देखे सुने होंगे, अखबार में भी आप समाचार पढ़ते होंगे। इन सब के लेखन शैली में समाचार लिखने की और प्रस्तुत करने की जो कला है उसमें क्या अंतर है? नहीं देखा तो आज आप जरूर गौर करेंगे। टेलीविजन के समाचार को सुनेंगे, रेडियो के समाचार को सुनेंगे, अखबार के समाचार को पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनमें क्या अंतर है। क्योंकि करके अनुभव लेना यह शिक्षा का सबसे बड़ा सिद्धांत है। जब हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन सभी माध्यमों के समाचार लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में बहुत अंतर है। काफी सारे अंतर देखने को मिलेंगे। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर यही दिखाई देगा कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है वहां रेडियो सुनने के लिए है और टीवी देखने तथा सुनने के लिए है। इंटरनेट पर पढ़ना, सुनना और देखना, ये तीनों सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। क्लियर? जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों की जो लेखन बारीकियां हैं उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। खबर लिखने के समय हमें इन सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की जो मूलभूत जरूरत है उन जरूरत को हमें समझना होता है। तो आइए अब इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियां और कमियों को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर एक, प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम में आता है अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तक। प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित
माध्यम, छपा हुआ माध्यम किसका? जनसंचार का। जनसंचार का छपा हुआ माध्यम, सूचनाओं को कम्युनिकेट करने का छपा हुआ माध्यम, यह सबसे पुराना माध्यम है। आजकल के जो माध्यम हैं, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना प्रिंट माध्यम है। दरअसल आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय जर्मन के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 1556 सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म के प्रचार प्रसार की पुस्तक छापने के लिए स्थापित किया था। तब से अब तक मुद्रण की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसमें काफी बदलाव आ गया। मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ। मुद्रित माध्यमों के तहत जैसा हम जानते हैं अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता वह शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, परमानेंट होते हैं। उसे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर सोच भी सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसको दोबारा से समझ सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं। जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। ये मुद्रित माध्यमों की सबसे अधिक विशेषता है और उसकी पावर भी है, शक्ति भी है। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। तो जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल है। लिखित भाषा एक अनुशासन की मांग करती है। इसमें आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग का ध्यान रखना पड़ता है। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है यानी काफी लोगों तक पहुंचना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसे समझ सकें। प्रचलित भाषा के अलावा अगर आपने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रचलित भाषा, जो आम भाषा है, उस भाषा में लिखना पड़ता है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठकों के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने, यहां तक कि सोचने का समय भी होता है। इसके अलावा उस पाठक में यह योग्यता भी होती है कि वो उसको अच्छी तरह से समझ करके उसका विश्लेषण कर सके। ये सत्य है कि मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो। ये इसकी एक कमजोरी भी है, इसको एक कमजोरी भी माना जाता है। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ये निरक्षरों के लिए किसी काम का नहीं है, ये अनपढ़ों के किसी काम का नहीं है। ये माध्यम ये सिर्फ साक्षर लोग ही, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, वही लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। निरक्षर लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। मुद्रित माध्यम की एक और सीमा यह है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकती, उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। वे एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। जैसे अखबार 24 घंटे में, दैनिक अखबार है, 24 घंटे में एक बार
साप्ताहिक है सप्ताह में एक बार, मासिक है महीने में एक बार, वार्षिक है तो साल में एक बार। ये इनकी सीमा होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्टों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की भी एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। दैनिक अखबार है, कल सुबह प्रकाशित होना है, पब्लिक के सामने जाना है, 7 बजे तक उसकी डेडलाइन है। 7 बजे तक आए समाचारों को, सामान्य समाचारों को कल के अखबार में स्थान मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है तो रात्रि 10 बजे तक जितने भी समाचार घटित हो जाते हैं उसके लिए उसको स्थान मिलता है, परंतु एक कॉलम होता है उसमें छपते छपते, तो उसे डेडलाइन कहते हैं। इसी तरह मुद्रित माध्यम में लेखक को जगह का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। निश्चित सीमा में होता है अखबार, 5 पेज 6 पेज का अखबार होता है। पत्रिकाओं की भी अपनी निश्चित संख्या होती है। अगर संपादक आपको 250 शब्दों में फीचर लिखने के लिए कहता है या रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना होगा। आपको 250 शब्दों में ही अपनी बात को समाप्त करना होगा। इसकी वजह है कि अखबार या पत्रिका में सीमित स्थान होता है, असीमित जगह नहीं होती। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अपने पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए। कि छपने से पहले जितने भी आलेख हैं उन आलेखों में जितनी भी गलतियां हैं उनको शुद्ध कर दिया जाए। पहले स्तर पर तो लेखक ही शुद्ध कर देता है, दूसरे स्तर पर संपादक करता है, क्योंकि एक बार प्रकाशित होने के बाद वह गलती या अशुद्धि उससे चिपक जाती है, उसे सुधारने का मौका नहीं मिलता। अगर सुधारना भी होता है तो उसके लिए अगले अंक का इंतजार करना होता है, जिसमें अशुद्धि संशोधन करके उस बात को सुधारने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई गलत तथ्य, गलत बात इसमें न छप जाए। इसके लिए पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के संपादक के साथ साथ पूरी संपादकीय टीम होती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्रियों से गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य, उसे छपने योग्य बनाना। यह मूल प्रिंट माध्यम। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो। सबसे पहले रेडियो, जैसा कि हम जानते हैं रेडियो श्रव्य माध्यम है, सिर्फ सुना जा सकता है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इसमें जितना भी खेल है वो किसका है? ध्वनि, स्वर और शब्दों का। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो का संचालन श्रोता ही करते हैं। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो के श्रोताओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन वह कभी भी कहीं भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण के समय का ध्यान रखना पड़ता है, उसे उसका इंतजार करना होता है, तब वो उसका और शुरू से लेकर के अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार उसको सुनना होता है। अपनी मर्जी से नहीं। अखबार में तो हम पहला पन्ना नहीं दूसरा पढ़ेंगे, पहला समाचार, परंतु वहां जिस प्रकार से समाचार रेडियो में कहे जा रहे हैं हमें उसी क्रम से सुनना पड़ता है। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। बटन दबाया, पीछे पहले क्या कहा था, ये सुनने की सुविधा नहीं। अखबार में हम पलट सकते हैं। दरअसल रेडियो जो है मूलतः
एक रेखीय लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इसी आधार पर तय की जाती है कि एक क्रम से एक रेखा में चलते चले जाते हैं। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों यानी तस्वीरों का भी महत्व है, सर्वाधिक महत्व होता है। तस्वीरें बहुत बातें कह जाती हैं। रेडियो समाचार की अब संरचना की जब हम बात करते हैं तो रेडियो समाचार किस प्रकार लिखे जाते हैं? रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली यानी इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली जो है वो उल्टा पिरामिड शैली ही है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को सबसे ऊपर लिखा जाता है, फिर उसके घटते हुए क्रम में अन्य बातों, अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। इंट्रो यानी बॉडी, इंट्रो यानी मुखड़ा, सॉरी, इंट्रो यानी कि मुखड़ा, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। एक और उदाहरण देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। ये मुद्दा रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बात है। क्या बुनियादी बातें हो सकती हैं? रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला, साफ सुथरी और टाइप कॉपी होनी चाहिए। जो समाचार है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल टाइप की हुई। क्योंकि रेडियो समाचार जो है सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका, समाचार पढ़ने वाला या पढ़ने वाली जो भी हो, उसको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर। संक्षिप्त अक्षरों का जो प्रयोग है वो भी रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी रहती है। इस विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसी तरह समाचार के समय संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। संदर्भ किसके हवाले से कहा गया है? स्वास्थ्य विभाग के हवाले। महाराष्ट्र में कोरोना संकट गहराता जा रहा है, ये समाचार मुखड़ा हुआ, परंतु किसके? स्वास्थ्य विभाग के। संदर्भ का मसला महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार, वह भी सुबह। कुछ अखबार शाम को छपने वाले होते हैं, छपकर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है। समाचार आज पर होते थे। समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। संक्षिप्त अक्षर, जो संक्षिप्त अक्षर हैं, उनका इस्तेमाल करने में काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग के दौरान यह देखना जाना चाहिए कि वो कितना लोकप्रिय है। जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, BCCI,
आईसीआईसी बैंक आदि, इनका इस्तेमाल सीधे रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रचलित है, प्रचलित शब्द होते हैं। अब आप किसी के नाम को अगर आप कर दें नादती, यानी नारायण दत्त तिवारी, एनडीटी, नहीं समझ पाएगा। तो जो प्रचलित हो ऐसे संचरण। इसके बाद में आता है टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आता है टेलीविजन। जब हम टेलीविजन लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों को महत्व दिया जाता है, इसमें दृश्यों को अहमियत सबसे ज्यादा दी जाती है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है। इसके लिए समाचार या आलेख यानी स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल होने चाहिए। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन होता है। दरअसल टेलीविजन के लिए लेखन कई तरह से होता है। चूंकि टेलीविजन पर खबर पेश करने के तरीके में लगातार बदलाव आ रहा है, आता जा रहा है, इसलिए से लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसी समझने के लिए जरूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे जो हैं, उसका जो फॉर्मेट जो है, उसको समझने का प्रयास करें। टीवी खबरों के कुछ चरण होते हैं। नंबर 1, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है? सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। फ्लैश या ब्रेकिंग। दूसरा आता है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहां, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचना पहुंचाता है। ड्राई एंकर, दृश्य आने से पहले। फोन इन, अगला होता है फोन इन। कई बार देखा होगा, फोन पे बात कराते हैं, इंटरव्यू होता है। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। जिस स्थान पर रिपोर्टर मौजूद है, वहां की सूचना है, तो रिपोर्टर उसको फोन मिला करके, फोन के माध्यम से उससे जानकारी लेकर के सारी सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती हैं, वह दर्शकों को बताता है। फोन अब आज तो वीडियो के द्वारा बता दिया जाता है, डायरेक्ट राजभवन से मौजूद हूं मैं, राजभवन से जोड़ दिया जाता है। के बाद में आता है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, तब उन दृश्यों के आधार पर खबरें लिखी जाती हैं जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। जो दृश्य प्राप्त हो गए वो बाद के कुछ वाक्यों पर दिखाए जाते हैं। इसके बाद में आती है एंकर बाइट। बाइट यानी कथन। बाइट का मतलब होता है कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने, उसके पुष्ट करने, उसकी पुष्टि करने, उससे संबंधित के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। उसकी पुष्टि, उसका कंफर्मेशन के लिए उससे संबंधित जो बाइट है वो दिखाई जाती है। कथन जो है वो दिखाई जाते हैं। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर
खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। उसके बाद में आता है लाइव, डायरेक्ट टेलीकास्ट, यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक पहुंचे, सीधे पहुंचे। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी बैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को सूचना देते हैं, घटनाओं को सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। आज इसका प्रचलन सबसे अधिक हो रहा है। इसके बाद में आता है एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया होता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होते, टीवी में सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होते, बीच में होती है ध्वनियां। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर यानी वीओ के साथ दो तरह की आवाजें होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे पत्रकार उपयोग करता है, जिसे रिपोर्टर उपयोग करता है, जिसको समाचार वाचक उपयोग करता है। और दूसरी में प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ चलती हैं, यानी चिड़ियों का चहचहाना, गाड़ियों के गुजरने की आवाज, किसी कारखाने की मशीन चलने की, जहां जैसा माहौल होता है उसकी एक आवाज भी उसके साथ साथ चलती है। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड अर्थात प्राकृतिक आवाजें कहते हैं, यानी वो आवाजें जो शूट करते हुए खुद ब खुद कैमरे के माध्यम से दर्शकों तक चली आती है। रेडियो, इसके बाद में आता है रेडियो टेलीविजन की भाषा और शैली। रेडियो टीवी आज आम आदमी का माध्यम बन चुका है। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से लेकर के निरक्षर लोगों तक की संख्या में इजाफा हुआ है। इसमें मध्यम वर्ग से लेकर के किसान मजदूर तक सभी जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों को सूचना की जरूरत है पूरी करना ही रेडियो और टेलीविजन का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके। सरल भाषा, बोलचाल की भाषा हो, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ समझौता भी न किया जाए, यह भी ध्यान रखना पड़ता है। रेडियो टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोलकर एक बार पढ़ दें। यह आप पर भी लागू होता है। आप भी कोई प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो उसको लिखने के बाद एक बार बोल बोलकर अगर पढ़ देंगे तो उसकी सारी गलतियां, सारी त्रुटियां निकल जाएंगी। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है। कई ऐसे शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से प्रयोग होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में इसके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल मना है। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचाने नुस्खे। एक तो वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो, एक ही बात एक वाक्य में समाप्त हो। वाक्यों में तारतम्य ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ ना लगे। दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हों
और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। जैसे क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला, पंक्ति की जगह कतार, ये सब टीवी में सहज माने जाते हैं। उसके बाद आता है इंटरनेट। अगला बिंदु इंटरनेट, आज का सबसे प्रचलित इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसे आप कुछ भी कह लीजिए। आप इसे चाहे जो कहें, नई पीढ़ी के लिए अब एक आदत सी बनती जा रही है। घर में जाएंगे, जितने लोग हैं सबके हाथ में मोबाइल, सब लगे होंगे चैट करने के लिए। सबसे पहले स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा टूल है, बस औजार है। इनको इन सब के लिए उपयोग किया जा सकता है, सूचना के लिए, मनोरंजन के लिए, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान, एक दूसरे से बात चैटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी कि खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है, बहुत इजी कर दिया है। एक जमाना था जब टेली प्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट के भी, यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या अखबारों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अब यहां इंटरनेट पत्रकारिता के थोड़े इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। आइए अब एक नजर विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर डालते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 यानी 1982 तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 यानी 1993 टू 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। ये इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। संसार में तीसरा, यहां दूसरा चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 यानी 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर 2003 यानी कि 2003 से शुरू हुआ है। पहले दौर में हमारे यहां भी प्रयोग हुए हैं। .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेटमेंट, पायोनियर, एनडीटीवी, IBN, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर काम कर रही हैं। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वो rediff.com, इंडिया इंफोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रीडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका .com को जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी नेट संसार की। अब हिंदी की बात करें। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह
से शुरू हुआ ये पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। आज पत्रकारिता के लिहाज में हिंदी की सर्वश्रेष्ठ शायद BBC मानी जाती है। कुल मिलाकर हिंदी की पत्रकारिता अभी भी बाल्यावस्था में है, शैशव काल में ही है। इसकी सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइडें खुलती ही नहीं है। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।